जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में पूछे गए जीके जीएस साइंस और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपकी आने वाली एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2022 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एमपी राज्य पर्यटन नीति 2012 के अनुसार निम्न में से कौन सी गतिविधियों को इको तथा साहसिक पर्यटन के अंतर्गत रखा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह था ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त दोनों कैंपिंग तथा एलिफेंट सफारी दोनों ही गतिविधियों को इको तथा साहसिक पर्यटन के अंतर्गत रखा जाएगा 2012 की एमपी राज्य पर्यटन नीति के अनुसार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से कौन से महीने से मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मध्य प्रदेश में किस महीने से सर्दियां शुरू होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, नवंबर माह से। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये। मध्य प्रदेश में सर्दियों की शुरुआत नवंबर माह से होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 के सभी शिफ्ट के जीके जीएस और एमपी जीके की पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 के मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी की अलग से पीडीएफ मिल जाएगी कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो इन सभी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से धूती बांध किस नदी पर निर्मित है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है धूती बांध किस नदी पर निर्मित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, बेनगंगा नदी पर निर्मित है। धूती बांध मध्य प्रदेश में बेनगंगा नदी पर निर्मित है। बेनगंगा नदी का उद्गम सिवनी जिले से होता है। इसे सिवनी की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है तथा महाराष्ट्र के भंडारा जिले में बेनगंगा और वर्धा नदी के संगम को प्राणहिता कहा जाता है। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, बेनगंगा और किस नदी के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। तो आंसर होगा बेनगंगा तथा वर्धा नदी के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, क्योटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, महाना नदी पर। क्योटी जलप्रपात महाना नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, इकबाल पुरस्कार साहित्य की किस भाषा में रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, उर्दू भाषा में। इकबाल पुरस्कार उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन के सम्मान के लिए दिया जाता है। इस सम्मान की पुरस्कार राशि है 2 लाख रुपए और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1986-87 में। तो इसकी स्थापना तो नहीं पूछी जाती है लेकिन इसकी पुरस्कार राशि आप याद रखें। इकबाल पुरस्कार की पुरस्कार राशि है 2 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भोपाल में लोक रंग महोत्सव कितने दिनों तक चलता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में भी पूछा गया है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, 5 दिनों तक। भोपाल में लोक रंग महोत्सव 5 दिनों तक चलता है। यदि लोक रंग महोत्सव पूछा जाए तो आंसर होगा भोपाल में, और यदि आपसे पूछा जाए लोक रंजन महोत्सव, क्या पूछा जाए लोक रंजन महोत्सव कहां आयोजित होता है, तो आंसर होगा खजुराहो में। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए प्रश्न है, अच्छे से याद रखेंगे। लोक रंग महोत्सव की बात की जाए तो भोपाल होगा इसका आंसर, और लोक रंजन महोत्सव की बात की जाए तो आंसर होगा खजुराहो में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया था, एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ यात्रा केंद्र 52 गजा मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। कांस्टेबल एग्जाम 2022 का प्रश्न है। तो देखिए चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है 52 गजा कहां स्थित है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बड़वानी में स्थित है 52 गजा, जो कि जैन तीर्थ स्थल है। और बड़वानी जिले में धान अनुसंधान केंद्र भी मध्य प्रदेश का स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था,
फड़के स्टेडियो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है फड़के स्टेडियो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, धार जिले में स्थित है फड़के स्टेडियो। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। और धार से एक चीज और याद रखना है आपको, धार जिले में स्थित मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्मों का उत्खनन हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, नर्मदा नदी के। नर्मदा नदी घाटियों में से राजा सोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्मों का उत्खनन हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, निम्न में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी में उप विजेता बनी थी? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1998-99 में मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी में उप विजेता बनी थी। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ियों में राहुल द्रविड़, जो कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं, सैयद मुश्ताक अली, नरेंद्र हिरवानी, नमन ओझा और संध्या अग्रवाल के नाम शामिल है। और इन सभी के नाम कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए थे। यदि आप लोगों को एमपी के प्रमुख व्यक्तित्व और खिलाड़ियों से संबंधित वीडियो देखना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर हमने एमपी जीके की एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें से सारे के सारे क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए थे। तो तुरंत इस प्लेलिस्ट को चेक करें ताकि आपका एमपी जीके वाला पोर्शन बिल्कुल क्लियर हो सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश के कौन से शहर में विख्यात अभिनेता शरद सक्सेना का जन्म हुआ था? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया कि विख्यात अभिनेता शरद सक्सेना का जन्म मध्य प्रदेश के कौन से शहर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सतना में हुआ था शरद सक्सेना का जन्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, भारत की आजादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है 15 अगस्त 1947 भारत के आजाद होने के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, नागपुर। भारत के आजादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर को बनाया गया था और प्रमुख जो है मध्य प्रदेश का बनाया गया था ग्वालियर के सिंधिया राजवंश को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, हरविंदर सिंह सोनी। या कांस्टेबल एग्जाम 2017 के अनुसार था, 2017 के करंट अफेयर के अनुसार, और अभी आपको 2022 के अनुसार याद रखना है। तो मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के वर्तमान 2022 में जो कोच हैं वह है चंद्रकांत पंडित। इनका नाम आप याद रखेंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कोच हैं चंद्रकांत पंडित और वर्तमान में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कप्तान हैं आदित्य श्रीवास्तव। क्या नाम है इनका? आदित्य श्रीवास्तव। वर्तमान में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कप्तान हैं आदित्य श्रीवास्तव और कोच हैं चंद्रकांत पंडित। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है इनमें से कौन सा जिला राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, इंदौर शहर जो है यह मध्य प्रदेश राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इंदौर को मिनी मुंबई भी कहा जाता है। यह राज्य का सर्वाधिक नागरिक शहर है। इसे मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक और औद्योगिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है तथा मध्य प्रदेश की खेल राजधानी के रूप में भी इंदौर को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, गुजरात राज्य मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा गुजरात राज्य के साथ ही लगती है और सबसे अधिक सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, बाज बहादुर का महल कहां स्थित है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया था बाज बहादुर का महल कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मांडू में। बाज बहादुर का महल सिटी ऑफ जॉय कहे जाने वाले मांडू में स्थित है। बाज बहादुर मालवा का अंतिम अफगानी शासक था। इसके पश्चात मालवा पर मुगल शासक अकबर ने अधिकार कर लिया था।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की समाप्ति कब हुई थी? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और 2017 का करंट अफेयर था यह, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1, 15 मई को हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड ने कहां पर अत्याधुनिक प्लांट बनाने की योजना बनाई है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, होशंगाबाद में। होशंगाबाद शहर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग में आता है। नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध खालिस्तान थे। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, कवि थे। मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध पोएट या कवि थे। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा कहां से बहती है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है, मध्य प्रदेश के अलावा जो बेतवा नदी है यह और किस राज्य से बहती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश राज्य से। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों से बेतवा नदी का प्रवाह होता है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है और यमुना में यह उत्तर प्रदेश में जाकर मिलती है। यह नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब हम इसी शिफ्ट में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पार्सेक किसका मात्रक है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया था पार्सेक किसका मात्रक है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, दूरी का। पार्सेक दूरी मापने की इकाई है और पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है जिसका उपयोग खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी से वायुमंडल संबद्ध है। चार ऑप्शन के तो दिए गए आपको और पूछा गया इनमें से किसके द्वारा पृथ्वी पर वायुमंडल संबद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल पृथ्वी से संबद्ध है। आपने देखा होगा कि जो चंद्रमा है इस पर वायुमंडल नहीं है। इसका रीजन है क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है। तो जिस भी ग्रह या प्लेनेट पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं पाया जाता है वहां उसका खुद का वायुमंडल नहीं होता और पृथ्वी का खुद का वायुमंडल है। तो पृथ्वी पर वायुमंडल को किसने संबद्ध करके रखा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल ने। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा न्यूटन ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और किस कंडीशन में होता है यह आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, दूरी से। प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण दूरी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, बाल बेयरिंग प्रयोग किए जाते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है बाल बेयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण को बढ़ाने, घटाने या फिर घर्षण को प्राप्त करने के लिए या उसी स्थिति में रहने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, घर्षण कम करने के लिए। बाल बियरिंग का प्रयोग घर्षण कम करने के लिए किया जाता है क्योंकि लोटनिक घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया आपसे, देश के धन के सूचक के रूप में उपयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है, द एलिमेंट यूज्ड एज द इंडेक्स ऑफ द वेल्थ ऑफ ए कंट्री इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गोल्ड अर्थात सोना। देश के धन के सूचक के रूप में उपयोग किया जाने वाला तत्व है सोना। सोना धातु की तन्यता तथा आघात वर्धनीयता सर्वाधिक होती है। यह भी आपको याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नागफनी में कांटे किसका रूपांतरित प्रकार है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया था नागफनी में कांटे किसका रूपांतरित प्रकार है? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, पत्तियों का। नागफनी में कांटे जो है यह पत्तियों का रूपांतरित रूप है। पत्तियों पर कांटे की उपस्थिति की वजह से पौधों से बाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। यही कारण है कि मरुस्थलों में कैक्टस और नागफनी जैसे पौधे जीवित रहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, टाका किस का एक मिश्र धातु है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और टाका तार जो होता है यह किसका एक मिश्र धातु है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, लीड और टीन का। जो सोल्डरिंग वायर होता है जिसे हम टाका तार के नाम से जाने जाते हैं, यह लेड और टीन अर्थात शीशे और टीन का संयुक्त रूप होता है। इसका उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था,
पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है जो पित्त रस होता है या कहाँ उत्पन्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 गॉल ब्लेडर में। पित्त रस का उत्पादन यकृत के गॉल ब्लेडर में होता है। पित्त का निर्माण आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कहाँ होता है। ऑप्शन में अगर यकृत हो गॉल ब्लेडर ना हो तो आप आंसर लगाएंगे यकृत में होता है। यकृत जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्त पित्ताशय में संग्रहित रहता है और पित्त जो है यह क्षारीय होता है। पीएच स्केल पर इसका मान 7 से अधिक होता है, अर्थात यह क्षारीय होता है। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा सोरेनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चाल संभव होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है चाल कब संभव होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 वस्तुओं को संपर्क में रखा जाए तथा इन्हें भिन्न ताप पर रखा जाए तो चालन संबंधित होता है। देखिए वस्तुओं को संपर्क में रखने का मतलब है एक कोई छड़ी ले लीजिए और इसे यहां तक। अब इसका अगर आपको चालन का मतलब क्या होता है, अगर किसी छड़ को लोहे की छड़ के हो और इसे यहां से गर्म किया जाए, हीट किया जाए आग जलाकर, तो यह दूसरे सिरे पर भी गर्म हो जाती है। तो यह दूसरे सिरे पर जिस विधि के द्वारा गर्म होती है उसे क्या कहा जाता है? चालन विधि कहा जाता है। तो यहां पर यही पूछा गया था कि चालन कब संभव होता है। तो वस्तुओं को अगर 2 वस्तुएं हैं तो इन्हें संपर्क में रखा जाए और इनका ताप क्या होना चाहिए? भिन्न भिन्न। जैसे इधर मान लीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इधर होना चाहिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तब जाकर यह बैलेंस करेगा और दोनों बराबर ताप में आएंगे। तो चालन कब होता है? उष्मा किस ओर से किस ओर गति करती है? तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करती है। इसलिए वस्तुओं को संपर्क में रखा जाए और इनके जो तापमान में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, तभी जाकर क्या होता है? चालन विधि होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 जनरेटर कहलाता है। एक यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जनरेटर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था राइजोबियम का एक प्रकार खालिस्तान है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से राइजोबियम का कौन सा एक प्रकार है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 सहजीवी जीवाणु का। राइजोबियम जो है यह सहजीवी जीवाणु का एक प्रकार है। राइजोबियम जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। यह वायुमंडल से नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य करता है। वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट के रूप में मिट्टी में मिलाता है, इसलिए काफी उपयोगी होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्थिर बनने के लिए धातुओं में। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता है या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होता है। स्थिर बनने के लिए अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए धातुएं जो होती हैं एक इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व को देती हैं, तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था धातु एम के ऑक्साइड का सूत्र M2O3 है, उसके नाइट्राइट का सूत्र क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 Mn होगा। कोई एक धातु दी गई है आपको M, इसके ऑक्साइड का सूत्र है M2O3, तो इसके नाइट्राइट का सूत्र क्या होगा? तो आंसर होगा Mn। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था जब लोहा कील तांबा सल्फेट विलयन के साथ प्रतिक्रिया करती है, अर्थात कॉपर सल्फेट विलयन के साथ प्रतिक्रिया करती है, तो प्रतिक्रिया में क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया होती है, इनमें से कुछ नहीं, अपचयन प्रतिक्रिया या विस्थापन प्रतिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। जब लोहे की कील मतलब एक कील आप लोहे की ले लें और इसे आप डाल दें कॉपर सल्फेट विलयन में। जब इसे कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो देखिए यहां पर क्या होता है? तो आयरन और कॉपर सल्फेट विलयन, तो यह दोनों में आपका जो होता है कॉपर सल्फेट जो होता है या आयरन सल्फेट बन जाता है और इसमें कॉपर अलग निकल कर आ जाता है। तो यह दोनों अपनी जगह परिवर्तित कर लेते हैं। अब कील लोहे की है तो इसे आप Fe से नोटिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाता है? फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग से निकल कर आ जाता है। आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बोलते हैं इसे। कॉपर अलग हो जाता है तो यह दोनों अपनी क्या करते हैं? अवस्था चेंज कर देते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है निषेचित अंडे को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 युग्मनज। निषेचित अंडे को युग्मनज
कहा जाता है? निषेचित अंडा गर्भाशय में फिलोपियन ट्यूब के माध्यम से पहुंचता है। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सी धारा शुद्ध अवस्था में पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया कौन सी धातु शुद्ध अवस्था में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, सोना धातु जो है यह शुद्ध अवस्था में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और सोना धातु जो है सर्वाधिक आघात वर्धनी तथा तन्य धातु है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, इनमें से कौन सा केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, उत्तल दर्पण जो है यह आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, दूध के चूर्ण में परिवर्तित होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया जो दूध होता है यह दूध के चूर्ण में किस प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तित होता है? बॉटलिंग के द्वारा, जल निष्कासन के द्वारा, कैनिंग के द्वारा या निर्वात शुष्कन के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जल निष्कासन या डिहाइड्रेशन के द्वारा। दूध जो है दूध के चूर्ण में डिहाइड्रेशन के द्वारा बदला जाता है। दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अक्सर यह एग्जाम में पूछा जाता है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आंसर होगा लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, वे जीव जिनमें केंद्रक तथा झिल्ली परिपद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। वे जीव जिनमें केंद्रक तथा झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं वह प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। जिनमें केंद्रक और झिल्ली नहीं होती वह प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं यह एक कोशिकीय जीव के उदाहरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन नंबर 20, आपके पास 2 किले हैं। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है आपके पास 2 किले हैं, एक तीक्ष्ण सिरे वाली व दूसरी मतलब भोतरे का मतलब होता है काफी बड़े सिरे वाली। एक तीक्ष्ण सिरे वाली आगे से नुकीली हो और दूसरी आगे से नुकीली ना हो। यदि आप दोनों पर समान बल लगाते हैं तो जो कील पहले दीवार में घुसेगी वह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, जिस कील का सिरा नुकीला होता है, तीक्ष्ण नुकीला होता है, वह दीवार में पहले आसानी से जा सकती है। कारण क्या है? क्योंकि कील का सिरा नुकीला होने से उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है जिससे दाब अधिक लगता है और कील आसानी से दीवार में चली जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को फटाफट लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एमपी फॉरेस्ट एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आप लोगों के लिए 100+ मॉडल पेपर लाने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट पेपर एमपी फॉरेस्ट एग्जाम के लिए। क्योंकि हमने इससे पहले कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए मॉडल पेपर लाए थे जिसमें सारे क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए थे। तो अब हम जो आप लोगों के लिए फॉरेस्ट के लिए लाएंगे इसमें से भी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।